students, how are you? Today I will teach you chapter 14 of chemistry of 10th class, and the topic is effects of global warming. And the topic is effects of global warming. Effects of global वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग आपने लास्ट लेसन में पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. इस टेम्परेचर इंक्रीज करने के हमारी इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारी अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप पढ़ने लगे हो, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेटे फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो ये है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है. और इंक्रीज़ किस तरह कर रहा है? 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर, 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है हमारी अर्थ का. तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है. और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ किस वे से कर रहा है? 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर. ठीक है, पर ईयर मीन हर साल जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है 0.05 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग. उसके बाद जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हैं वो आ रही हैं. आप लोग देख रहे हो, देखो अब लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर में हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी. ये एक्सट्रीम है. ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होंगे, कभी तो बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, कभी तो बारिशें नहीं होंगी, इस तरह की. कभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, सर्दी बहुत ज़्यादा. ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होंगे वो हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. तो सेकेंड इफेक्ट क्या है? एक्सट्रीम मीन शदीद, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का. उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट पढ़ना है आपने वो है कि ग्लोबल वार्मिंग, देखो गर्मी बढ़ रही है, आइस जो पहाड़ों के ऊपर आइस है, आइस कैप्स वो पिघल रहे हैं. ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइस कैप्स पिघल रहे हैं. तो जब ये मेल्ट होंगे तो पानी ने ऑटोमेटिकली रिवर्स में आना है, रिवर्स के बाद समुद्रों में आना है. तो फ्लड के चांसेस भी बढ़ रहे हैं. ठीक है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स. ठीक है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की जो मेल्टिंग है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग जो है वो इंक्रीज कर रही है. क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, आइस कैप्स मेल्ट होंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि फ्लड जो रिस्क है, फ्लड रिस्क इंक्रीज कर रहा है. इसके फ्लड का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है. फ्लड रिस्क और इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. और इसकी रीजन क्या है? रीजन अगेन ग्लोबल वार्मिंग है. ठीक है, फोर्थ इफेक्ट विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट. फोर्थ इफेक्ट क्या है? देखो आपको मैंने बताया ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आइस कैप्स पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, तो रिवर्स में पानी आएगा. रिवर्स के बाद ऑटोमेटिकली सी और ओशन में पानी जाएगा. तो देखो जब सी और ओशन में पानी बढ़ता जाएगा तो वो जो समंदर के करीब वाले एरियाज होंगे, वो अगर वो कभी उन एरियाज में कोई रहता था, तो जब उस एरियाज पानी बढ़ता जाएगा समंदर में, तो वो एरिया समंदर के अंदर इंक्लूड होते जाएंगे. और इस तरह वो एरियाज जो कभी
जहाँ पे जिंदगी आबाद थी, रहते थे लोग, वो वहाँ पे वो एरिया जो है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, वो समंदर में शामिल हो जाएगा। तो फोर्थ फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सी लेवल जो है वो डे बाय डे राइज कर रहा है। सी लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। और उसका इफेक्ट वहां पे उस एरिया में रहने वाले लोगों पर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बाद आप लोग इसी पेज पर 2 बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, ग्रीन बॉक्सेस, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब आपने समझनी है वो, ठीक है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के अकॉर्डिंग को बताया हुआ है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसको हम इंडिकेट भी नहीं कर सकते। देखो ये ना दिखाई देने वाली गैस है, ना इसकी कोई स्मेल है, तो इसकी इंडिकेशन बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि ये एक हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। हेल्थ हैजर्ड यानी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए खतरा है, ठीक है। किस तरह, अब सुनो समझो। देखो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाते ही जब लंग से ब्लड में ट्रांसफर होती है तो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और वो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक जो है पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मुसाफिर है, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस, ट्रेन, गाड़ी, कुछ भी, कोई भी व्हीकल यूज करता है। सेम हेयर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगा लंग्स के अंदर, और उसके बाद लंग्स से जब ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी ब्लड में, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक मुंतकिल कर देगा। लेकिन अगर हमारी एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो जब हम ब्रीथ करेंगे, ये हेल्थ हैजर्ड किस तरह है यही समझाने लगी हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सांस लेंगे और हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद हो और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो जब हम सांस लेंगे ये दोनों अंदर जाएंगे, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी जो होगी हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की वो कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की ज़्यादा है। जब ये दोनों मौजूद होंगी तो हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगी बजाय ऑक्सीजन के, और जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगी, तो फिर जिस बॉडी के हिस्से में ऑक्सीजन ने जाना था, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉडी के उस हिस्से में पहुंचा देगा, और नतीजतन जब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डेथ की तरफ सेल्स जाना शुरू कर देंगे। और इस तरह अगर हम एक लॉन्ग टाइम तक कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहें तो क्या होता है कि बॉडी के सेल्स डाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली वो पर्सन डेथ की तरफ जाता है। तो इस तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक हेल्थ हैजर्ड है, सेहत के लिए एक खतरा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसी पेज के ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर का बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कैटालिटिक कन्वर्टर। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपने समझना है। कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, पहले तो ये समझो ये है क्या।
कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखो, अगर ऑटोमोबाइल में फ्यूल की बर्निंग से, फ्यूल जो बर्न हो रहा है हमारी गाड़ी में, हमारे ऑटोमोबाइल में, अगर फ्यूल की बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, क्या कैटालिटिक कन्वर्टर, वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है हमारे लिए इस लिहाज से अच्छा है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हेल्थ हैजर्ड है, सेहत के लिए खतरा है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं है। नो डाउट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रहा है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड की निस्बत ठीक है, फिर चलेगा। उसके बाद जो होते हैं, ना सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है, बल्कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में ये NOx में ये NOx जनरली हम राइट करते हैं। NOx में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो होते हैं जिनको हम NOx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, कौन? कैटालिटिक कन्वर्टर, ये इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में। किसमें? नाइट्रोजन में। और ये नाइट्रोजन हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर अपने इंजन में, अपने व्हीकल में यूज कर रहे हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को जो फ्यूल की बर्निंग से प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, बेशक वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा N2 में, और ये भी हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, क्या है? अनबर्न्ड, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, और एक पॉइंट मैं यहां आपको बताने लगी हूं। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी कंबशन नहीं हुई, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ बनता है वाटर, साथ बनता है वाटर, और इस तरह अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि दोनों हेल्थ हैजर्ड नहीं है। नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करता है, लेकिन इसको हम हेल्थ हैजर्ड नहीं कह सकते। तो अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, तो फ्यूल की बर्निंग से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी व्हीकल में फ्यूल की बर्निंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहे हैं, तो फिर उसको कैटालिटिक कन्वर्टर कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो होना हमारी व्हीकल में बहुत नेसेसरी है, और ये एक हमारे लिए एडवांटेज भी है। तो ये देखें, ये हार्मफुल, ठीक है, ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के जो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये हार्मफुल हैं, ठीक है, हार्मफुल, और इन हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देगा जिन गैसेस में वो लेस हार्मफुल है। वो क्या है? लेस हार्मफुल। ये हार्मफुल ज्यादा है और ये हार्मफुल कम है, ये हार्मफुल कम है, लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। हाँ जी, तो अब आपने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। अब आपने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, जो कि एज एयर पोल्यूटेंट हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, इन सल्फर के कंपाउंड्स का सोर्स क्या है? ठीक है, इन सल्फर के कंपाउंड्स का सोर्स क्या है? ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये
कहां से हमारी एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो सोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो है नेचुरल सोर्स, एक है नेचुरल सोर्स, ठीक है, कि नेचुरली सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है, एज अ प्लूटेंट। और एक है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो सोर्स है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज, कहां पे ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से सल्फर के कंपाउंड जो हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में एज अ प्लूटेंट रिलीज हो रहे हैं? तो नेचुरल सोर्स जो है सल्फर के कंपाउंड्स का वो कौन सा है? एक तो वेरी सिंपल डीके या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होगा तो सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज होंगे, ठीक है। उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगी, ठीक है, आतिशफिशा फटेगा तब भी ये गैसेस रिलीज होंगी। और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट फायर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर में भी ये गैसेस रिलीज होंगी और ये है नेचुरल सोर्सेस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, नेचुरली। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपको पता है हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और हो कहाँ रही है? इंडस्ट्रीज में, थर्मल पावर स्टेशंस में, इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा हमारी व्हीकल्स में। ये जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशंस में फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, तो वहां पे सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। तो एक सल्फर के जो कंपाउंड्स हमारी एटमॉस्फेयर में एज ए पोल्यूटेंट मौजूद हैं, इनके दो सोर्सेज हैं, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर में सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हो रही है, जो कि व्हीकल्स में हो रही है, जो कि थर्मल पावर स्टेशंस में हो रही है, वहां पे कौन से सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं और जो नेचुरली सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें ये नेचुरली सल्फर के कंपाउंड्स बहुत कम रिलीज हो रहे हैं। नेचुरली सल्फर के कंपाउंड्स बहुत कम रिलीज हो रहे हैं। ज्यादातर जो सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं एज अ प्लूटेंट हमारी एटमॉस्फेयर में, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। आपकी बुक वाला राइट करता है अबाउट 80%, कितना? अबाउट 80% जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं, क्या सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू कंबशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड कोल। बता रहे हैं कि 80% तक जो सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह क्या है? कंबशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बर्निंग किसकी? कोल की और पेट्रोलियम की। कोल और पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ये कहीं भी बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से 80% सल्फर के कंपाउंड्स, यानी 80% तक सल्फर की वजह से जो प्लूटेंट्स सल्फर के जो कंपाउंड्स हमारी एटमॉस्फेयर में एज अ प्लूटेंट मौजूद है, उसमें से 80% किस वजह से? कोल और पेट्रोलियम की बर्निंग की वजह से हो रहे हैं, ठीक है।
तो सल्फर, उसके बाद आपने पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ सल्फर। एक और चीज ये है कि ये जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों जब हमारी एटमॉस्फेयर में एज अ प्लूटेंट मौजूद हैं, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? वाटर के साथ, तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड रेन का सबब बनता है। ठीक है, जो कि आगे भी आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ सल्फर, इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इफेक्ट्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स। सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, तो बेटे दो हैं इसके मेन इफेक्ट्स। ठीक है, और वो एक तो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस है। क्या है? कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका। इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, परेशान कुन, इरिटेटिंग इसकी स्मेल होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सफोकेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम, सफोकेशन इसकी मौजूदगी में इंसान को होती है, सफोकेशन। ठीक है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, और स्पेशली जो दमे का मरीज होता है, एस्थमा का जो पेशेंट होता है, उसके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये बुरी तरह हिट करती है और उसको डिस्टर्ब करती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बताई हुई है, दूसरा इफेक्ट बताया हुआ है एसिड रेन। क्या बताया हुआ है? एसिड रेन। ये जो सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये हमारे ऊपर एज अ पोल्यूटेंट मौजूद है हमारी एटमॉस्फेयर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ, तो बनती है एसिड रेन। और उसमें क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, जो इन दोनों की वजह से बनता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जब रेन में आएगा तो उसी को बोलेंगे एसिड रेन। अब उसके बाद कंट्रोल। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है कंट्रोल, कि सल्फर के कंपाउंड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल पढ़ने लगे हैं आप। ठीक है, कंट्रोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे सल्फर के कंपाउंड्स को? तो बेटे सल्फर के कंपाउंड्स को बिल्कुल कैसे कंट्रोल किया जाए? वेरी सिंपल। जो हम फ्यूल यूज़ करें, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, जो भी हम यूज़ करें, उसमें से उसको यूज़ करने से पहले उसमें से सल्फर को निकाल लिया जाए, तो सल्फर के ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी रिलीज नहीं होंगे। सल्फर को ही निकाल लिया जाए फ्यूल के अंदर से, तो सल्फर ही नहीं होगा, तो सल्फर के कंपाउंड्स भी नहीं बनेंगे और ये ना ही रिलीज होंगे एज एयर पोल्यूटेंट। हाँ जी, तो अब आपने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके क्या सोर्सेज हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को NOx राइट किया जाता है, ये एक जनरल टर्म है। इसमें ये दोनों पोल्यूटेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के भी दो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेचुरल सोर्स जो है वो जरा ध्यान से समझो, वो ये है कि जब बादल जो हैं उनमें लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग में बिजली जब चमकती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, बादलों में जब बिजली चमकती है तो तब जो है क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। तो नेचुरल सोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होगी तो तब क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होगी इन एयर, तो क्या बनेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये है नेचुरल सोर्स। ठीक है, एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होकर बनाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये नेचुरली होता है।
उसके अलावा ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, वो आपको पता है, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तभी सल्फर के भी कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती कहाँ है, ये होती है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, हमारी गाड़ियों में, हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे थर्मल पावर स्टेशंस में, कहाँ कहाँ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस, जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर स्टेशंस। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, जहां पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होगी तो क्या प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं, होते किस तरह है, ठीक है। नाइट्रोजन, यहां पे रिएक्शन कौन से होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड ये एयर में मौजूद, कहाँ मौजूद, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ फौरन से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके बनाता है 2NO2। क्या बनाता है, 2NO2। ये एक टॉक्सिक है, ये क्या है, टॉक्सिक, ये टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, और ये गैस जो है हमारी एटमॉस्फेयर में एज अ पोल्यूटेंट मौजूद है। उसके बाद जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि ये जो दोनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस इरिटेटिंग है, सफोकेशन काज करती हैं। और इसके अलावा ये दोनों गैसेस जब, देखो ये हमारी एटमॉस्फेयर में एज एयर पोल्यूटेंट मौजूद है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। जब ये गैसेस उन वाटर वेपर के साथ कंबाइन होगी तो कौन सा एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब ये कंबाइन होंगी किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो है जब ये बारिश के पानी में आएगा तो उसको बोलेंगे हम एसिड रेन। और इस तरह ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो एज अ पोल्यूटेंट मौजूद हैं, सल्फर के कंपाउंड जो एज अ पोल्यूटेंट मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक हेल्थ हैजर्ड है। आपका टॉपिक पोल्यूटेंट्स वाला 2 लेसन्स के अंदर कंप्लीट हुआ है, उसी के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्लूड था। पोल्यूटेंट्स के आपने सोर्सेस पढ़े, सबसे पहले आपने लास्ट लेसन में पढ़े थे सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। आज आपने सोर्सेज पढ़े सल्फर के कंपाउंड्स के और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के। पोल्यूटेंट्स वाला टॉपिक, पोल्यूटेंट्स और उसके सोर्सेज, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। Stay home, stay safe, and Allah bless you.